इग्नोव के मास्टर ऑफ ज्योतिष प्रोग्राम के सभी विद्यार्थियों का मैं एस्ट्रो डॉक्टर अजय शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर आपके जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि 2 साल का कोर्स है और 8 आपको पेपर देने हैं। वो 2 साल के बाद आपको 4 साल का मैक्सिमम समय इग्नोव द्वारा दिया जाता है। आज हम ज्योतिष के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ये कंसेप्ट्स आपके जो 8 पेपर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इनको सबको एक ही जगह शुरू में आपको बताने के लिए रखे हैं, जिससे कि आप ज्योतिष के बारे में जो मुख्य बातें हैं और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके समझ में आ जाए। और इससे आपको आगे के जितने भी कोर्सेज हैं MJ 001 से लेके MJ 008 तक, उनको बीच बीच में कहीं अगर कोई परेशानी आती तो वो नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको सबसे पहले इन वीडियो में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ज्योतिष के अंदर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये एक आध्यात्मिक शास्त्र है, वेदों का नेत्र इसको बोला गया है। ज्योतिष के जो आराध्य हैं वो भगवान गणेश हैं, विष्णु, राम और कृष्ण हैं। इसलिए हमें हर एक ज्योतिषी को भगवान गणेश जी का आराध्य होना जरूरी है और उनके मंत्रों का रोज़ 1008 बार भगवान गणेश जी के मंत्र का कोई भी एक अच्छा मंत्र आप ले लीजिए, उसका 1008 बार आप रोज़ जाप करें। दूसरा जो इसका मंत्र है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये ज्योतिष का ही मंत्र है। हरे से मतलब है विष्णु, और विष्णु रिप्रेजेंट करता है आपको स्वयं को, लगन को या आपकी आत्मा को। राम क्योंकि सूर्यवंशी थे, वो ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं रवि को और सूर्य को। और कृष्ण क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे और चंद्रवंशी थे, इसलिए जो है ये मून या चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर आपका लग्न, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कुंडली के अधिकतर प्रेडिक्शन में आपको सहायता करता है। इसलिए ये दोनों मंत्रों का आप 108 बार रोज जाप करें। अब दूसरा कंसेप्ट जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली किसी भी जातक के जन्म के समय आकाशीय पिंडों में ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की क्या स्थिति होती है, वो स्थिति को एक नक्शे पर बना दिया जाता है, उसी को जन्म कुंडली कहा जाता है। अगर पूरे आकाश को 360 डिग्री के कोण पर हम मान के चलें तो उसमें 27 नक्षत्र होते हैं जो कि स्थिर होते हैं। वो पिंड जो स्थिर होते हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र के बाद राशियां आती हैं और 12 राशियों में से सभी 9 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए हर एक राशि से भ्रमण करते रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, किसी भी जातक की लग्न कुंडली, जन्म कुंडली बनाने के लिए उसको जो नक्शा है उसमें 12 खाने होते हैं, और जो पहला जो खाना है उसको लग्न बोलते हैं। वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करते हैं और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव, जो रोमन लेटर्स में लिखा है वो भाव हैं। इसके अंदर हम जब इसको जन्म पत्रिका बनाते हैं तो नॉर्मली ये भाव हमारे लिखे नहीं जाते। इसमें रोमन लेटर से 1 2 3 4 लिखा नहीं जाता। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको लिखा है। इसके बाद इन 12 भावों के अंदर अलग अलग राशियां होती हैं और
लग्न के समय या लग्न में जो पहला जो खाना होता है उसको लग्न बोलते हैं। और जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदय होती है उसको लग्न में लिखा जाता है। और लग्न से राशियों को शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर लग्न में होता है उससे आगे के नंबर से गिन के पूरे 12 भाव में राशियों को लिख दिया जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में आप हमेशा याद रखें जो 12 भाव हैं उनमें भावों के नंबर नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ राशियों के नंबर लिखे जाते हैं। राशियों के नंबर 1 से 12 तक होते हैं जो हर एक राशि के लिए फिक्स है। जैसे मेष के लिए 1 नंबर, वृष के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह 5 नंबर, कन्या 6 नंबर, लिब्रा तुला 7 नंबर, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं वो व्यक्ति के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को बताते हैं। जो प्रथम भाव है जिसे लग्न भी कहा जाता है उससे स्वयं, द्वितीय भाव से धन परिवार, तृतीय भाव साहस शौर्य, चतुर्थ भाव संपत्ति घर का वातावरण और माता, पंचम भाव से बच्चे शिक्षा भाग्य पूर्व जन्म में आध्यात्मिक जीवन, छठा भाव रोग ऋण रिपु जिसे हम मूल त्रिकोण भी कहते हैं, सप्तम भाव में सेक्स विवाह पार्टनरशिप, अष्टम भाव से मृत्यु आकस्मिक धन प्राप्ति या हानि, नवम भाव से भाग्य संस्कृति परंपरा पिता उच्च शिक्षा आदि, दशम भाव से कर्म कर्म का करने का तरीका, 11वां भाव इच्छा अचीवमेंट सामाजिक सर्किल, द्वादश भाव जो अंतिम भाव है वहाँ से व्यय खर्च विदेश और मृत्यु को कंसिडरेशन में लेकर उसका फलादेश किया जाता है। मित्रों ये ध्यान रखें कि कुंडली के 12 भाव व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पक्षों को दर्शाते हैं और वो फिक्स हैं। प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव के अलग अलग इस तरह से 12 भाव के अलग अलग पक्षों का जो वर्णन है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप क्रमवाइज आप अगर पहले खाने में लग्न में देखें तो लग्न से हम किस चीज़ का पता करते हैं, जातक का स्वयं का स्वभाव, हेल्थ, फिटनेस और उसके सोचने का तरीका। द्वितीय भाव से जिसको हम धन का घर भी बोलते हैं वो धन जो वो अपने कर्म से अर्जित करता है, इसको वेल्थ हाउस भी बोला जाता है और इसको अर्न मनी के लिए देखा जाता है। उसकी जानकारी इससे ली जाती है, परिवार की जानकारी इससे ली जाती है और द्वितीय भाव से वाणी का भी पता चलता है। तीसरा जो भाव है वो है हार्ड वर्क, स्मॉल ट्रैवल और मार्केटिंग। चौथे भाव से प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट और मदर। पांचवा भाव संतान, बेबी, एजुकेशन और भाग्य या लक। छठा भाव जिसे मूल त्रिकोण बोलते हैं वो रोग ऋण रिपु और जॉब। सातवां भाव मैरिज बिजनेस पार्टनरशिप या सेक्स। आठवें भाव जिसको हाउस ऑफ डेथ बोला जाता है और इस भाव से सडन गेन या सडन लॉस जो धन का होता है या संपत्ति का होता है वो भी इसी से देखा जाता है। 9वें भाव से जिसको हाउस ऑफ लक बोलते हैं, ये हाउस जातक की किस्मत बनाता है। फादर को हम इससे देखते हैं, पूर्वजों को हम इसी भाव से देखते हैं। किसी परिवार के अंदर क्या कल्चर या ट्रेडिशन चल रहा है वो भी 9वें भाव से देखा जाता है और किसी जातक की हायर एजुकेशन या टीचिंग में जो इंक्लिनेशन है वो भी इसी भाव से देखा जाता है।
10वां भाव हाउस ऑफ कर्मा है। किसी व्यक्ति के काम करने का जो तरीका है वो 10वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव, ये इससे व्यक्ति की डिज़ायर, इसको हम हाउस ऑफ अचीवमेंट भी बोलते हैं, और सोशल सर्किल का हम इस 11वें भाव से पता करते हैं। जो 12वां और अंतिम भाव है वो खर्च या व्यय का भाव है, और मोक्ष, फॉरेन ट्रेवल और डेथ भी इसी से देखा जाता है। इस तरह से 12 के 12 भाव से व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पक्षों के बारे में भविष्यवाणी या फलादेश दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 12 राशियों में प्रत्येक राशि को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। मेष को 1, वृष को 2, मिथुन को 3, कर्क को 4, सिंह को 5, कन्या को 6, तुला को 7, वृश्चिक को 8, धनु को 9, मकर को 10, कुंभ को 11 और मीन को 12। तो इन राशियों को उनके नंबर के हिसाब से याद रखें, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको 3-3 के जोड़ों में याद रखें, जैसे मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। इस तरह से इन राशियों को याद रखें। अब इन राशियों को कुंडली में लिखा कैसे जाता है? अब देखिए, 12 राशियां हैं और 12 ही भाव हैं। हम 12 भावों में भावों का कोई नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन राशियों को नंबर दिया जाता है। तो अगर किसी भाव के अंदर कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि वह उस नंबर की राशि है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भाव में कोई नंबर है तो वो भाव का जो नंबर न होकर, उस खाने का नंबर ना होकर, राशि का नंबर है। अब 12 राशियाँ, उनके नंबर 1 से 12 तक लिखी जाती हैं। हम सर्वप्रथम प्रथम भाव लगन से शुरू करते हैं। लगन की राशि का नंबर लिखें और उसके बाद उस नंबर से आगे के नंबर एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक भाव में लिखते चले जाएं, जब तक कि 12 नंबर न आ जाए। 12वीं राशि के बाद फिर प्रथम राशि से आगे तक लिखना शुरू करें और 12वें खाने तक यानी 12वें भाव तक लिखें। जिस भाव में जो राशि नंबर होती है, उस राशि का स्वामी, ग्रह लॉर्ड, उस भाव का अधिपति या स्वामी होता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि इन राशियों के कौन कौन से ग्रह स्वामी होते हैं। वैसे 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी या लॉर्ड नहीं होते। इसलिए 12 राशियों में सिर्फ 7 ग्रह ही ऐसे हैं जो इन राशियों के स्वामी होते हैं। इसलिए कुछ ग्रह एक से अधिक राशियों के स्वामी हो जाते हैं। अब आप सामने लिखे हुए जो राशियां और ग्रह हैं, वो जो डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें आप ध्यान से देखें। मंगल ग्रह से 2 रेखाएं जा रही हैं, एक 1 नंबर पर और एक 8 नंबर पर। इसका मतलब मंगल ग्रह वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी है, लॉर्ड है। ऐसे ही शुक्र से 2 लाइनें, एक 2 नंबर पर और एक 7 नंबर पर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। इसी प्रकार बुध ग्रह से भी 2 रेखाएं जा रही हैं, एक 3 नंबर पर और एक 6 नंबर पर। इसका मतलब ये है कि बुध ग्रह तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन और 6ठे नंबर की राशि कन्या का स्वामी है या लॉर्ड है। इसी प्रकार 4 और 5 राशियों को एक एक ग्रह मिले हैं। मून कर्क राशि का स्वामी है और सन सिंह राशि का स्वामी है। इसी प्रकार सामने दिखाए गए चित्र में अगर आप देखें तो गुरु यानी जुपिटर 9 और 12 राशियों का स्वामी है।
यानी धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति है, और शनि 10 और 11 राशियों का स्वामी है, यानी शनि जो स्वामी है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इस प्रकार राशियों के स्वामी होते हैं। 1 से 12 तक राशियों के जो 7 ग्रह स्वामी हैं, इनको ऊपर लिखे डायग्राम की वजह से अच्छी तरह से याद रखें। अब इसके बाद जो अलग कंसेप्ट आता है वो आता है ग्रह मैत्री, मतलब कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है और किस ग्रह का शत्रु है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक कॉलम ए, एक कॉलम बी और बीच में बुध या मरकरी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जिस ग्रह से जिस ग्रह तक लाल निशान दिखाए हैं वो ग्रह उनके शत्रु हैं, और जहाँ पर नीले निशान या नीले तीर के निशान, एरो के निशान दिखाए हैं, वो ग्रह उन ग्रहों के मित्र हैं। अब जैसे मरकरी सूर्य और जुपिटर गुरु का मित्र है, परंतु मरकरी चंद्र और मंगल का शत्रु है। मरकरी यानी बुध, शनि, शुक्र, राहु और केतु इन सब का मित्र है, परंतु कॉलम ए में लिखे सारे ग्रह कॉलम बी में लिखे सभी ग्रहों के शत्रु हैं। कॉलम ए में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये सभी कॉलम बी में लिखे शनि, शुक्र, राहु और केतु के शत्रु ग्रह हैं। इस प्रकार फलादेश में हमें शत्रु और मित्र ग्रहों का ज्ञान हमें फलादेश में आगे आप देखेंगे सहायता करता है। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट हैं, बल्कि 2 हैं, जो मैंने एक ही चार्ट में 2 कंसेप्ट दिखाए हैं, जिसमें कि ग्रह की दृष्टि और ग्रह की उच्च और नीच अवस्था। कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है वो हम कैसे पता करते हैं। अब ग्रहों की हर एक ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है। अपने खाने से या अपने भाव से अगर किसी ग्रह की हम दृष्टि देखते हैं तो उस भाव से हम गिनती शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और वो नंबर जितने नंबर की वो दृष्टि होती है वहाँ तक गिनते हैं। वो उसकी दृष्टि उस भाव पर या उस जगह जो ग्रह बैठा हुआ है उस पर वो दृष्टि पड़ती है। दृष्टि इस प्रकार है, जैसे सूर्य या रवि की 7वीं दृष्टि, चंद्र की 7वीं दृष्टि, मंगल 4, 7 और 8वीं दृष्टि, बुध की 7, जुपिटर या बृहस्पति की 5, 7, 9, शुक्र 7, शनि 3, 7 और 10वीं दृष्टि, राहु की 5, 7 और 9वीं दृष्टि और केतु की 5, 8, 7 और 9वीं दृष्टि। अब दृष्टि के बारे में अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब हम दृष्टि को गिनते हैं तो जहाँ वो जो ग्रह बैठा हुआ है वहाँ से शुरू करते हैं, उसको 1 मानते हैं, और उसके बाद जितनी दृष्टि है उस नंबर तक हम गिनते हैं। वहाँ तक हमें पता चलता है कि वो उस ग्रह की वो दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, और उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके ऊपर वो दृष्टि पड़ती है। दृष्टि से ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। नीचे के कॉलम में आप देखेंगे कि उच्च और नीच अवस्था के बारे में दिखाया गया है। कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है वो हमें इस बात से पता चलता है कि वो ग्रह किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। प्रत्येक ग्रह किसी विशेष राशि के अंदर उच्च का होता है और किसी विशेष राशि के अंदर नीच का होता है। देखिए, सूर्य मेष राशि यानी 1 और तुला राशि यानी 7 में, 1 में यह उच्च का है और सूर्य 7 में नीच का है। चंद्रमा
वृषभ यानी 2 में उच्च का है और वृश्चिक यानी 8 में नीच का है। मंगल 10 यानी मकर में उच्च का है और 4 यानी कर्क में नीच का है। बुध कन्या 6 राशि में उच्च का है और 12 मीन राशि में नीच का है। गुरु 4 यानी कर्क में उच्च का है और मकर यानी 10 में नीच का है। शुक्र 12 यानी मीन राशि में उच्च का है और 6 नंबर यानी कन्या में नीच का है। शनि तुला राशि यानी 7वें नंबर में उच्च का है और 1 यानी मेष राशि में नीच का होता है। राहु मिथुन राशि नंबर 3 में उच्च का होता है और धनु में नीच का होता है। ऐसे ही केतु 9 यानी धनु में उच्च का होता है और मिथुन यानी 3 नंबर में नीच का होता है। इसका सीधा फार्मूला यह है कि कोई भी ग्रह जिस राशि नंबर में उच्च का है उसमें 6 और जोड़ दीजिए तो वो जो नंबर आएगा उस राशि में वो नीच का माना जाएगा। अब एक और कंसेप्ट है कि कोई ग्रह किसी जगह अगर बैठा है तो वो कितना बलवान है, ये हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने डिग्री पर बैठा हुआ है। कुंडलियों में अक्सर उस ग्रह के आगे डिग्री भी दी हुई होती है। जो अच्छे कुंडली बनाने वाले हैं वो डिग्री भी लिखते हैं, नहीं तो अलग से दी हुई होती है। तो इसमें 4 स्टेट होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो अलग अलग डिग्री से निर्धारित होती है और कितने डिग्री पर कोई ग्रह बैठा है उस डिग्री से के अनुसार ही उसका प्रभाव या इफ़ेक्ट नीचे आप देखेंगे सामने परसेंटेज में दिया गया है। जैसे 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था होती है ग्रह की बाल्यावस्था या चाइल्ड। अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर बैठा हुआ है तो वो बाल्यावस्था में कहलाता है और उसका जो प्रभाव होता है वो केवल 25% होता है। कुमारावस्था या एडोलिसेंट में 6 डिग्री से 12 डिग्री तक अगर कोई ग्रह होता है तो वो एडोलिसेंट स्टेज में कहलाता है और उस ग्रह का प्रभाव 50% होता है। यूथ या युवावस्था में जो ग्रह होता है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक जब होता है तो युवावस्था में कहलाता है। और युवावस्था में 12 डिग्री से 18 डिग्री तक जो ग्रह होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और उसका प्रभाव 100% होता है। इसके बाद वृद्धावस्था या ओल्ड एज में दोबारा 18 डिग्री से 24 डिग्री तक अगर कोई ग्रह होता है तो दोबारा उसका प्रभाव 50% या 50% रह जाता है। और इसके बाद जो मृत अवस्था या डेड अवस्था है ग्रह की वो होती है 24 डिग्री से 30 डिग्री तक और इस अवस्था में केवल 25% तक ही कोई ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अपनी यूथ अवस्था में है तो उसका प्रभाव सर्वाधिक यानी 100% होता है। आशा है आप सभी को ये बताए गए कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया इन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से याद कर लें। अगर आपको एक बार वीडियो देखने में यह समझ में आ गए हैं और इनको याद करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन्हें याद कर लें, क्योंकि इनके याद करे बिना आपका ज्योतिष में कार्य नहीं बनेगा। अतः इनको याद करने के बाद आपको मैं इसके बाद दूसरी वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट की है वो बताऊंगा और उसके बाद हम प्रॉपर इग्नो का MAJY कोर्स की चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो ये क्लास अगर पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपनी समस्याएं पूछें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।